दोस्तों, सोचो अगर आप एक दिन मस्त दोपहर की नींद से उठो और आपको पता चले कि आपकी पूरी की पूरी सेक्ट ही गायब हो चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही बवासीर हो जाता है। वह इस कल्टीवेशन की दुनिया में क्रॉसओवर करके आया था और किस्मत देखो, आते ही इस दुनिया की टॉप टियर पावर यानी ताइहान सेक्ट का एक कैंडिडेट डिसाइपल बन गया। अभी वह बस नींद से जागा ही था कि उसे समझ आया कि पूरी सेक्ट में एक बंदा भी नहीं बचा है। तभी उसके दिमाग में ट्रिंग ट्रिंग करके एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। बेटा, 3 साल बाद इस दुनिया में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आने वाली है, जिसमें सारे जिंदा लोग कूट दिए जाएंगे, यानी मारे जाएंगे। हमारे हीरो को लगा कि लगता है सेक्ट के बड़े बड़े लोग यह खबर सुनते ही पहले ही दुबाकी मार गए, मतलब भाग गए। तो भाई, अपना हीरो भी शाना निकला। उसने सोचा जब कोई नहीं है तो मौज लो। वह पागलों की तरह सेक्ट के सारे रिसोर्सेज और खजाने को बटोरने लगा ताकि अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके। लेकिन यहां पर एक ऐसा ट्विस्ट था जो हमारे भोले भाले हीरो को नहीं पता था। सेक्ट के लोग भागे नहीं थे, बल्कि एक सस्ते एक्सीडेंट की वजह से सेक्ट के ठीक ऊपर एक सीक्रेट रेलम में फंस गए थे। और सबसे मजेदार बात, वो सब वहां से हमारे हीरो की एक एक हरकत को लाइव देख पा रहे थे। सेक्ट के एल्डर्स ने देखा कि ये लौंडा उनके सबसे पावन स्क्रिप्चर पेविलियन शास्त्र भंडार में घुसकर वहां का ग्रेड 8 स्पिरिचुअल लिक्विड ऐसे पी रहा है जैसे कोल्ड ड्रिंक हो, और ग्रेड 9 की कीमती पिल्स को ऐसे चबा रहा है जैसे बाजार की सस्ती कैंडी। एल्डर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस साले को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि इस लड़के ने एक ही दिन में पूरा रेलम ब्रेक थ्रू कर लिया और बैठकर आराम से ग्रेड 9 पिल्स रिफाइन करने लगा। अब पूरी सेक्ट दंग थी। अबे तेरी, ये तो हमारी सेक्ट का आखिरी सहारा है। इधर अपना हीरो, जिसका नाम शीची है, वह आराम से घूम रहा था और हैरान था कि साला पूरी सेक्ट एक साथ गायब कैसे हो गई। चल क्या रहा है यहाँ। अभी शीची दिमाग दौड़ा ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक ठंडी और मैकेनिकल आवाज गूंजती है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ रेस्क्यू सिस्टम सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। 1024 दिन बाद इस दुनिया में महाप्रलय आएगी, जिसमें अरबों लोग मारे जाएंगे। अगर बचना है तो हेवनली वेनरेट रेल्म तक पहुंचना होगा। ये सिस्टम होस्ट की पूरी मदद करेगा। शीची ने जब ये सुना तो उसने अपना दिमाग लगाया। अच्छा, तो इसका मतलब सेक्ट के लोग गायब नहीं हुए, बल्कि अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पहले ही निकल लिए। शीची के दिल में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अबे भागना ही था तो अकेले क्यों भागे? मुझे तो कम से कम बस में बिठा लेते। उसने सिस्टम से पूछा, भाई सिस्टम, तू क्या कर सकता है? देख, पहले ही बता दूं, इस मॉडर्न बॉडी में कल्टीवेशन का कोई घंटा टैलेंट नहीं है। अगर मेरे भरोसे रहा ना तो हम दोनों का मरना पक्का है। सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई किया, मियाँ तुम चिंता मत करो, मेरा काम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक पावर हाउस बनाना है। अभी के लिए तुम्हारा पहला मिशन है सेक्ट के स्क्रिप्चर पैविलियन में जाकर चेक इन करो। वार्निंग, ये मिशन हाई रिस्क और काफी मुश्किल है, लेकिन इसका रिवॉर्ड होगा तुम्हारा टैलेंट 10,000 गुना, 10,000x बढ़ जाएगा। ये सुनते ही शीची का बदन खुशी से कांप उठा। 10,000 गुना टैलेंट? सोचो भाई, वैसे तो स्क्रिप्चर पैविलियन एक आउटर डिसाइपल के लिए नो एंट्री जोन था। वहां जाना तो दूर, भटकना भी मना था। लेकिन अब जब पूरी सेक्ट ही खाली है, तो किस बात का डर? शीची ने कहा, चलो भाई, रास्ता साफ है, और निकल पड़ा। अब सीन शिफ्ट होता है ऊपर वॉइड स्पेस में, जहां ताइहान सेक्ट के सारे डिसाइपल्स और हाई लेवल एल्डर्स फंसे हुए थे। इस जगह का नाम था ताई झैन रुइंस, जो कल्टीवेशन के लिए एक बढ़िया जगह थी और हर 15 साल में एक बार खुलती थी। इस बार जब एल्डर्स डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए लाए, तो अचानक एग्जिट गेट ही सील हो गया। डिसाइपल्स को तो पता भी नहीं था कि उनका पोपट हो चुका है। वो तो आंखें बंद करके ध्यान में थे। लेकिन एल्डर्स के चेहरे पर 12 बज चुके थे। सेक्ट मास्टर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, भाइयों, घबराओ मत। ये जगह सदियों पुरानी है। शायद थोड़ा स्पेस अनस्टेबल हो गया है। हमारे ग्रैंड एल्डर्स के पास धांसू पावर्स हैं। वो इस गेट को ठीक कर ही देंगे। ये सुनकर एल्डर्स की जान में जान आई। तभी सेक्ट मास्टर ने पूछा, जब तक गेट ठीक नहीं होता, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बाहर कांटेक्ट कर सकें? हेवनली मिस्ट्री पीक के एल्डर शमवान बोले, मुझे याद आया, एक डिसाइपल बाहर है। 3 साल पहले हमारी होली मेडन ड्रैगन स्लेन क्लिफ पर सेक्लूडेड मेडिटेशन में गई थी, पर्पल मेंशन राल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। उसने कहा था कि जब रूइंस खुलें तो उसे डिस्टर्ब न किया जाए। तो इस वक्त सेक्ट में सिर्फ वही एक बची है। ये सुनकर हेवनली इंजीनियरिंग पीक के एल्डर लू खुशी से उछल पड़े। अरे हाँ, ताइहान रूइंस का एक बैकअप एक्टिवेशन कोड भी तो है, जिसे बाहर से खोला जा सकता है। जैसे ही होली मेडन अपनी तपस्या से उठेगी
और देखेगी कि सेक्ट में कोई नहीं है, वह समझ जाएगी कि हम यहाँ फंसे हैं और गेट खोल देगी। सबके चेहरों पर रौनक आ गई। लेकिन तभी हेवनली मिस्ट्री पीक के मास्टर ने उनका बुलबुला फोड़ दिया। बात तो सही है, पर होली मेडन जब भी तपस्या में जाती है, कम से कम 5 से 15 साल लगाती है। और इस बार तो पर्पल मेंशन का मामला है, क्या पता 20 साल तक बाहर ही ना आए। ये सुनते ही सबके चेहरे पर प्लास्टर लग गया। सबकी मुस्कुराहट फ्रीज हो गई। सेक्ट मास्टर ने ठंडी सांस भरी और कहा, छोड़ो, पहले नीचे का नजारा देखते हैं, क्या पता वो जल्दी बाहर आ गई हो। उसने बैरियर पर अपनी 2 उंगलियों से स्पेल कास्ट किया और नीचे का नजारा ट्रांसपेरेंट हो गया। तभी एक एल्डर ने चिल्लाकर इशारा किया, अबे वो देखो, आउटर पीक पर कोई खड़ा है। सबने वहां देखा तो सच में एक लौंडा खड़ा था, जिसने कैंडिडेट आउटर डिसाइपल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो दोनों हाथ पीछे करके मस्त हीरो की तरह चल रहा था। वो सीधा मिशन बिल्डिंग में घुसा और बिना किसी डर के अपना डिसाइपल टोकन वहां के सिस्टम में लगा दिया। अब चूंकि वहां कोई गार्ड नहीं था, वो आराम से उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चुराकर अपने टोकन में भरने लगा। यह देखकर मिशन हाउस का एल्डर गुस्से में लाल पीला हो गया। कानून का उल्लंघन! ये लौंडा इस बात का फायदा उठा रहा है कि सेक्ट में कोई नहीं है। कितना बेशरम चोर है ये! सेक्ट मास्टर ने भी अपनी आस्तीन झटकी और बोला, इसका कैरेक्टर एकदम घटिया है। ये हमारी सेक्ट के लायक ही नहीं है। लेकिन हमारे शीची को इस लाइव कमेंट्री का घंटा पता नहीं था। वो तो अपने टोकन में बढ़ते पॉइंट्स देखकर मजे ले रहा था। आहा, मजा आ गया। जब पूरी सेक्ट ही भाग गई है, तो अब सब कुछ मेरा ही तो है। थोड़ा सा लेने में क्या बुराई है? एल्डर्स को पता भी चला तो क्या ही बोलेंगे। ऊपर रूइंस में मिशन हाउस का एल्डर कसम से खून के आंसू रो रहा था। बेशरम, इसकी चमड़ी शहर की दीवार से भी ज्यादा मोटी है। 1 लाख पॉइंट्स ले चुका है और अभी भी रुका नहीं है। ये तो डाकू है। सेक्ट मास्टर ने आउटर पीक के डीकन निंग झेन को बुलाया। तू इस लौंडे को जानता है? निंग झेन ने गौर से देखा और बोला, आन, हाँ, सेक्ट मास्टर, इसका नाम शीची है। 6 महीने पहले ये कांगमांग फॉरेस्ट पार करके आया थी। मैंने देखा कि इसकी दाव पाने की इच्छा बहुत मजबूत है, तो सेक्ट के रूल्स के मुताबिक मैंने इसे रख लिया। सेक्ट मास्टर ने हाथ हिलाया। घंटा मजबूत इच्छा, तुमने इसका कैरेक्टर चेक ही नहीं किया। देखो कैसे सेक्ट की प्रॉपर्टी पर डाका डाल रहा है। अभी तो हम यहाँ फंसे हैं, पर जैसे ही बाहर निकलेंगे, इसको लॉ एनफोर्समेंट हॉल भेजकर 300 कोड़े पड़वाएंगे। निंगझेन बेचारा डर के मारे पीछे हट गया। इधर अपना शीची एक झटके में 1 मिलियन 10 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लूट चुका था। उसने स्वैग में अपना टोकन हिलाया। चलो, इतना काफी टाइम तक चलेगा। फिर वो सीधा डॉक्स पर गया, एक एयरशिप को टोकन से स्टार्ट किया और आधे घंटे में ट्रांसमिशन पीक पहुंच गया। ट्रांसमिशन पीक के मास्टर ने जब ये देखा, तो वो समझ गया कि ये लौंडा स्क्रिप्चर पैविलियन जा रहा है। उसने मुंह बनाकर कहा, ये लड़का चालू तो है, पर खुद को ज्यादा ही शाना समझ रहा है। हमारे स्क्रिप्चर पैविलियन की पहली फ्लोर तो पॉइंट्स से खुल जाती है, पर बाकी की फ्लोर्स के लिए खुद का टैलेंट चाहिए होता है। सबसे बेस्ट टेक्निक्स ऊपर की फ्लोर्स पर हैं। मुझे याद है जब होली मेडन आई थी, तो अपने 10,000 क्लाउड्स ओरिजिन दाओ बॉडी के दम पर वो सीधा 8th फ्लोर पर गई थी। और इस लौंडे का टैलेंट तो इतना थकेला है कि मुझे डर है ये पहली फ्लोर की टेक्निक भी ना सीख पाए। भाई, एल्डर की बात कड़वी थी, पर सच थी। उस पैविलियन में फाउंडर के बनाए रूल्स थे, जहां आपका टैलेंट ही तय करता था कि आप ऊपर जा सकते हो या नहीं। पिछले 10 लाख साल में कोई भी 9th फ्लोर तक नहीं पहुंचा था। अभी एल्डर्स ऊपर बैठकर ज्ञान पेल ही रहे थे कि तभी शीची पैविलियन के सामने उतरा। उसने स्टोन स्टीले पर अपना टोकन लगाया और झट से 10,000 पॉइंट्स कट गए। तभी सिस्टम की आवाज आई, इंट्रोडक्टरी मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड भेजा जा रहा है। अब नया मिशन, किसी भी टेक्निक की प्रैक्टिस करके बॉडी टेम्परिंग रेलम में एंटर करो। रिवॉर्ड मिलेगा, मार्शल आर्ट्स मास्टरी स्क्रॉल, जिससे कोई भी टेक्निक एक ही दिन में माइनर मास्टरी लेवल पर पहुंच जाएगी। शीची हैरान हो गया, अबे, रिवॉर्ड मिल गया, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। ओए सिस्टम, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? 10,000x टैलेंट कहाँ है? जब सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया तो शीची ने सोचा खुद ही टेस्ट करता हूं। उसने आम सा एक कल्टीवेशन मैनुअल उठाया और भाई साहब, सिर्फ एक नजर देखते ही उसे सब कुछ समझ आ गया। जो पॉइंट्स पहले दिमाग के ऊपर से जाते थे, वो अब पानी की तरह साफ थे। शीची खुशी से पागल हो गया। भैया, टैलेंट तो सच में बढ़ गया। अब बॉडी टेम्परिंग रेल्म के लिए उसे सबसे बेस्ट टेक्निक चाहिए थी, तो उसने पहली फ्लोर की सस्ती टेक्निक्स को ठुकरा दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ऊपर जाना है, सबसे टॉप पर। तो भाई, हमारे शीची को जब कंफर्म हो गया कि उसका टैलेंट सच में 10,000 गुना बढ़ चुका है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अब बॉडी टेम्परिंग रेल्म के लिए एक सही टेक्निक चुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही आगे का बेस यानी नींव तय करती है। शीची ने सोचा, जब टैलेंट गॉड लेवल का मिल ही गया है, तो मैं इन पहली फ्लोर की एरे गैरे नत्थु खैरे जैसी सडियल टेक्निक्स को क्यों भाव दूं? मुझे तो सबसे बेस्ट वाली चाहिए। अब पहली फ्लोर की किताबों को उसने घास भी नहीं डाली। उसके दिमाग में बस एक ही भूत सवार था, ऊपर जाना है, मतलब सबसे टॉप फ्लोर पर। इधर ऊपर ताइहान रुइंस, ताइहान रुइंस, ताइहान रुइंस में एल्डर्स की लाइव कमेंट्री चालू थी। वो आपस में शर्त लगा रहे थे, क्या लगता है भाइयों, ये चोर लड़का कौन सी फ्लोर तक जा पाएगा? ट्रांसमिशन पीक का मास्टर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अकड़कर बोला, अरे, ये तो अभी मिड लेवल कल्टीवेटर भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये बेसमेंट तखखाने से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सुनकर बाकी एल्डर्स ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन अभी उनकी हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने देखा कि पहली फ्लोर पर खड़ा शीची सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा है। सबका ध्यान स्क्रीन पर चिपक गया। अरे, ये क्या करने की सोच रहा है? क्या ये सच में दूसरी फ्लोर पर जाने की हिमाकत कर रहा है? इस चोर का पेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चुराकर भी नहीं भरा, अब इसे हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक्स भी चाहिए। कितना लालची है। इसके थकेले टैलेंट के साथ ये दूसरी फ्लोर की सीढ़ी को छू तो लेगा, पर जिंदगी में एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। एल्डर्स अपनी बकवास कर ही रहे थे कि तभी धमाका, उन्होंने देखा कि शीची बिना किसी हिचकिचाहट के शर्ट शर्ट करके दूसरी फ्लोर पर चढ़ गया। जिन एल्डर्स ने अभी अभी उसे बेसमेंट का रास्ता दिखाया था, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो सब शर्म के मारे अपना सा मुंह लेकर चुप हो गए। पर हमारे शीची को क्या पता कि ऊपर आसमान में उसका कितना तगड़ा पोपट शो चल रहा है। वो दूसरी फ्लोर पे पहुंचा, दो चार किताबें पलटी और मुंह बनाकर बोला, धुर, ये सब तो एकदम एवरेज साधारण है। सबसे बेस्ट वाली भी सिर्फ प्रोफाउंड ग्रेड की है। मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो तीसरी फ्लोर की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे शीची के कदम ऊपर बढ़ रहे थे, आसमान में बैठे एल्डर्स की भौहें तन रही थीं। लेकिन उनके शक की दीवार तब टूटी जब शीची बिना रुके तीसरी, चौथी, पांचवी और देखते ही देखते सीधा छठी, सिक्स्थ फ्लोर पे जा पहुंचा। भाई साहब, ये नजारा देखकर एल्डर्स के तो तोते उड़ गए। आपको बता दें कि सेक्ट के कई बड़े बड़े एल्डर्स जब अपनी जवानी के दिनों में थे, तो वो भी बड़ी मुश्किल से सिर्फ छठी फ्लोर तक ही पहुंच पाए थे। हेवनली मिस्ट्री पीक के मास्टर शंगवान कुन ने घबराकर ट्रांसमिशन पीक के मास्टर शुयावी से पूछा, शुयावी, छोटे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे स्क्रिप्चर पेविलियन के नियम और फॉर्मेशंस ही खराब हो गए हैं? कोई गड़बड़ है क्या? पीक मास्टर शू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। असंभव, इस पेविलियन को हमारे फाउंडर ताई दाओइस्ट वेनरेट ने खुद बनाया था। हमारी ये रूइंस भले ही अनस्टेबल हो सकती हैं, पर फाउंडर के बनाए नियमों में गड़बड़ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शंगवान कुन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो फिर तुम ही बताओ कि ये शीची बिना किसी रुकावट के छठी फ्लोर तक कैसे पहुंच गया? अब इसका जवाब तो शू यावी के पास भी नहीं था। आखिर जिस लड़के ने 6 महीने तक कल्टीवेशन का भी नहीं सीखा था, वो अचानक स्क्रिप्चर पेविलियन की छठी फ्लोर पे कैसे तांडव कर रहा था? सब असमंजस में थे, क्योंकि ये लॉजिक तर्क से बिल्कुल परे था, लेकिन सेक्ट मास्टर का दिमाग कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा था। शीची का ये गजब का टैलेंट देखकर उसके अंदर का गुरु जाग उठा। उसने सोचा, अगर इस लड़के के पास इतना तगड़ा टैलेंट है और इसे ढंग से सिखाया जाए, तो इसका फ्यूचर भविष्य तो चमक जाएगा। यह हमारी सेक्ट का एक सच्चा और महान ट्रू डिसाइपल बन सकता है। रही बात बिना पूछे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चुराने की, तो बेचारा गरीब बैकग्राउंड से आया एक आम इंसान है, जिसे हमारी सेक्ट के बारे में पता नहीं था। ऐसे माहौल में बहक जाना नॉर्मल है। तभी ट्रांसमिशन पीक के मास्टर शू ने भी पासा पलटा और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, मैंने ध्यान से देखा है, इस शिची का कैरेक्टर बहुत मजबूत है और इसके चेहरे पर एक जेंटलमैन जैसी शांति है। पूरी सेक्ट को खाली पाकर भी वह घबराया नहीं। इसे कहते हैं दिल में गरजते बादल, पर चेहरे पर झील जैसी शांति। ये लड़का एक नायाब हीरा है। अगर इसे तराशा जाए, तो ये हमारी सेक्ट का मुख्य पिलर बनेगा। मुझे पता है आप सब अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, मैं शू यावी इस लड़के को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। यह सुनते ही वहां खड़े ट्रू डिसाइपल्स के दिलों पर सांप लौट गए। वो सब जल भूनकर खाक होने लगे। आखिर ताइहान सेक्ट में आउटर डिसाइपल्स को तो पीक मास्टर से मिलने की भी परमिशन नहीं होती थी, और यहाँ इस लौंडे को सीधा पर्सनल डिसाइपल बनने का ऑफर मिल रहा था। लेकिन जहां डिसाइपल्स जल रहे थे, वहीं बाकी पीक्स के एल्डर्स ने अपनी आंखें घुमाईं। साला बुढ़ा, कितनी जल्दी रंग बदल रहा है। तभी हेवनली इंजीनियरिंग पीक के मास्टर लू दाओ ने शुयावी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, शुयावी छोटे भाई, लोगों को परखने की तुम्हारी नजर तो कमाल की है। भले ही मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं, पर मैंने भी नोटिस किया है कि इस बच्चे का कैरेक्टर और एप्टीट्यूड दोनों टॉप नॉच हैं। लेकिन भाई,
तुम्हारी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जरा सोचो, तुमने इतने सालों से सेक्ट के लिए अपना खून पसीना बहाया है। दिन रात इतने डिसाइपल्स को पढ़ाते हो। हम सब तुम्हारी मेहनत देखते हैं। अब जब हम यहाँ फंसे हैं, तब भी तुम सारा वर्कलोड अपने सिर पे लेना चाहते हो। क्या तुम हमें शर्मिंदा करना चाहते हो? इसलिए इस लड़के को डिसाइपल बनाने की बात पर मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम दूर रहो और इस बिगड़े शहजादे को सुधारने का काम मुझे सौंप दो। लूदाओ ने इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी कि शुरुआत में तो शू यावी भावुक हो गया, पर जैसे ही स्पीच खत्म हुई, उसे समझ आया कि लूदाओ तो सीधे सीधे उसका डिसाइपल चुराने की फिराक में है। शू यावी भी कच्ची गोटियां नहीं खेला था। उसने तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू भरे और रोते हुए बोला, एल्डर लू, बचपन से लेकर आज तक हजारों सालों से आपने मुझे छोटे भाई की तरह पाला है। मैंने आपसे इतने एहसान लिए हैं, तो क्या अब मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपका बोझ हल्का करूं? बात यह नहीं है कि मैं जिद्दी हूं, बात यह है कि आपकी हेवनली क्राफ्ट पीक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और ताबीज बनाने के लिए जानी जाती है, जिसके लिए अलग लेवल का टैलेंट चाहिए। इस शीची के पास तो बस कल्टीवेशन का नॉर्मल टैलेंट है। क्या गारंटी कि वो हथियार बना पाएगा? अगर वो फिसड्डी निकला तो आपका कीमती वक्त बर्बाद होगा। आपकी पीक पहले ही काम के बोझ से दबी है। ऐसे में मैं आपको काम के मारे मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अपने जमीर की खातिर मैं आपको इस लड़के को सौंप नहीं सकता। शू यावी की बातों में छिपा ताना सुनकर लू दाओ के बदन में आग लग गई। शू यावी, तुम बेशरम इंसान, एक डिसाइपल के लिए अपनी सारी मर्यादा भूल गए। लू दाओ अभी अपने शब्दों के बाण तैयार कर ही रहा था कि तभी साइड से एक सुरीली मगर कड़क लेडी की आवाज आई। मेरे दोनों छोटे भाइयों, इतनी छोटी सी बात पर लड़ना बंद करो। आपस का भाईचारा खराब मत करो। सबने मुड़कर देखा तो वहां पर्पल कपड़ों में सजी एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। ये थी यूशियाओ, हिडन सोर्ड पीक की मास्टर, जो अपनी कड़क डिसिप्लिन और सजा देने के लिए जानी जाती थी। उनको आता देख सेक्ट मास्टर ने मन ही मन राहत की सांस ली। चलो, सीनियर सिस्टर यूं ही इस सेक्ट में सबसे समझदार हैं। अच्छा हुआ उन्होंने इन दोनों बुड्ढों को सही टाइम पर रोक लिया, वरना इतने डिसाइपल्स के सामने हमारी इज्जत का फालूदा हो जाता। लेकिन सेक्ट मास्टर की ये राहत सिर्फ 2 सेकंड की थी। जैसे ही यूशियाओ उनके पास पहुंची, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना इस शीची को मेरी हिडन सोर्ड पीक पर भेज दिया जाए। वैसे भी मैं आजकल अपने लिए एक लीगेसी डिसाइपल ढूंढ रही हूं, और मुझे कोई ढंग का मिल नहीं रहा था। ये सुनते ही सेक्ट मास्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं और दोनों लड़ रहे एल्डर्स के चेहरे पर मानो पैरालिसिस मार गया। तो भाई, जैसे ही सीनियर सिस्टर यू शियाओ ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए शीची को हथियाने की बात की, बाकी के बचे हुए एल्डर्स के दिलों में भी लड्डू फूटने लगे। उनको लगा, जब इतनी बड़ी सीनियर सिस्टर दांव लगा सकती हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। इधर जो लीगेसी डिसाइपल्स खड़े थे, वो आपस में फुसफुसाने लगे, अरे बाप रे, एल्डर यू भी इस शीची को चेला बनाने के लिए कूद पड़ी। गजब है भाई, 3-3 बड़े एल्डर्स इसके लिए आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और बाकी के बुड्ढे भी लाइन में खड़े दिख रहे हैं। क्या ये शीची सच में इतना बड़ा तोप है? मुझे तो भयंकर जलन हो रही है यार। हिडन सोर्ड पीक के पास पूरी सेट की सबसे धांसू कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं। पूरे सेंट्रल प्रोविंस में ताइहान हिडन सोर्ड का डंका बजता है। साला, जब मेरे पास भी छठी फ्लोर तक पहुंचने का टैलेंट था, तब तो मुझे एल्डर यू ने भाव नहीं दिया। इस लौंडे में ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हैं? तभी दूसरे डिसाइपल ने उसका ज्ञान चक्षु खोला। अबे, ये लुक्स का मामला नहीं है, ये टाइमिंग का खेल है। तू खुद सोच, आज हम सब इस सीक्रेट रैलम में कैदी बनकर फंसे हैं। हमारे पास करने को कुछ नहीं है, सिवाय इस लौंडे को देखने के। इस वक्त उसका एक एक छोटा सा एक्शन भी एल्डर्स को जूम लेंस से दिख रहा है। इसीलिए वो सबकी आंखों का तारा बन गया है। उसकी किस्मत चमक गई है। इधर एल्डर्स के बीच शू यावी और लूदाओ एकदम सांप सूंघ जाने की हालत में खड़े थे। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को आंखें मटका मटका कर इशारे कर रहे थे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सबसे खूंखार सीनियर सिस्टर यू शियाओ के सामने मुंह भी खोल सके। जब बाकी एल्डर्स सोच ही रहे थे कि इस लड़ाई में कूदें या नहीं, तभी एक इनर सेक्ट डीकन हांफते हुए आया और बोला, सेक्ट मास्टर, सीक्रेट रैलम से बाहर न निकल पाने की वजह से बाकी डिसाइपल्स के बीच खौफ बढ़ रहा है। सब पैनिक कर रहे हैं। सेक्ट मास्टर ने थोड़ा सोचा और फैसला किया कि सबको सच बता दिया जाए। उसने सीक्रेट रैलम के बैरियर को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कर दिया, ताकि सेक्ट के हजारों हजारों डिसाइपल्स बाहर का नजारा देख सकें और उनका ध्यान भटक जाए। अब भाई, हजारों लाखों आंखों के सामने हमारा शिची, जो छठी फ्लोर पर आराम से किताबें पलट रहा था, आखिरकार हिला। उसने किसी बात पर अपना सिर हिलाया, मानो वो इस फ्लोर की टेक्निक से खुश नहीं था। और फिर उसने ऊपर 7th फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को देखा और ऊपर चढ़ने लगा। ये देखते ही ताइहान रुइंस के अंदर मानो ज्वालामुखी फट गया, क्योंकि भाई, स्क्रिप्चर पेविलियन की छठी और 7वीं फ्लोर के बीच एक बहुत बड़ा फासला था।
दोनों के बीच टैलेंट की एक बहुत बड़ी दीवार थी। वहां मौजूद पीक मास्टर्स और एल्डर्स में से ज्यादातर सिर्फ छठी फ्लोर तक ही पहुंच पाए थे। सातवीं फ्लोर पर कदम रखने की औकात सिर्फ दो ही लोगों की थी। पहले खुद सेक्ट मास्टर और दूसरी हिडन सोर्ड पीक की मास्टर यू शियाओ। सबसे बड़ी बात, सबने पहले ही चेक कर लिया था कि शिची के पास एक मॉर्टल फिजिक है, कोई स्पेशल कल्टीवेशन बॉडी नहीं है। और सेक्ट के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक आम शरीर वाला बंदा सातवीं फ्लोर की सीढ़ी भी चढ़ पाया हो। हेवनली मिस्ट्री पीक के मास्टर शंगुआन कुन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे शांत रहो भाइयों, ये शिची पहली बार पेविलियन आया है ना, तो बस अपनी लिमिट चेक कर रहा है। अभी 2 कदम चढ़ेगा, औकात पता चलेगी और दुम दबाकर पीछे भाग आएगा। ये सुनकर बाकी एल्डर्स ने भी राहत की सांस ली। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। थोड़ी देर बाद शंगवान कुन के चेहरे पर एक देखा मैंने कहा था ना वाली स्माइल आई और वो बोला, देखो, वो सीढ़ियों के बीच में पहुंच गया है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस वक्त उस पर भारी प्रेशर पड़ रहा होगा। उसका एक एक कदम उठाना दूभर हो रहा होगा। तभी एक और बुजुर्ग बीच में कूद पड़े। छोटे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं जवानी में इन सीढ़ियों पर आधा पहुंचा था तो मेरी नानी याद आ गई थी। मैं मन ही मन गालियां दे रहा था कि किस सन की आर्किटेक्ट ने ये सीढ़ियां बनाई हैं। छठी से सातवीं फ्लोर के बीच पूरे 80s हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि 200 मीटर की बिल्डिंग में सिर्फ 9 फ्लोर क्यों हैं। अब समझ आया कि साला बीच में सीढ़ियों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। जिसने भी ये बनाया उसका एक नट ढीला था। वैसे आपको बता दें कि जब फाउंडर ने इसे बनाया था तो उन्होंने बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेटर्स के हिसाब से प्रेशर सेट किया था। उन्हें क्या पता था कि कोई आम मोर्टल बिना कल्टीवेशन के यहां तक आ जाएगा। शंगुआन कुन ने फिर से अपनी भविष्यवाणी की। अब सिर्फ 20 कदम बचे हैं, पर शीची का स्केलेटन और उसके अंदर के अंग इस प्रेशर से तड़प रहे होंगे। वो हाँफ रहा है। वो इसके आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाएगा। बुड्ढे अभी अपनी थ्योरी पेल ही रहे थे कि तभी एक ली जैसी डिसाइपल चिल्लाया, अबे देखो, शीची तो हिल रहा है। सबने आंखें फाड़कर नीचे देखा और भाई साहब सबके जबड़े जमीन पर गिर गए। हमारा शीची ऐसे चल रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। वो शर्ट से सीढ़ियां लांघता हुआ सीधा सातवीं फ्लोर पर जाकर खड़ा हो गया। पूरी सेक्ट में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो शमशान में भी ना हो। काफी देर बाद सबकी चेतना वापस आई। यू शियाओ की आंखों में चमक आ गई। अब तो ये मेरा ही चेला बनेगा। सेक्ट मास्टर भी अपनी सीट से उछल पड़ा। एक मोर्टल फिजिक सातवीं फ्लोर पर पहुंच गया। इसने इतिहास रच दिया है। ये हमारी सेक्ट का टॉप 10 लीजेसी डिसाइपल्स में आने वाला जीनियस है। भाइयों, अब तुम सब अपनी बकवास बंद करो। ये लड़का सीधा मेरी लाइन में आएगा। इसे मैं खुद पर्सनली सिखाऊंगा। सेक्ट मास्टर की बात सुनकर एल्डर्स को 440 वोल्ट का झटका लगा। ताइहान सेक्ट का एक गुप्त नियम था कि शेंट और सेंटेस के अलावा सेक्ट मास्टर किसी और को अपना पर्सनल चेला नहीं बना सकता। पहला कारण कि सेक्ट मास्टर के पास राजकाज के इतने काम होते हैं कि सिखाने का टाइम नहीं मिलता। दूसरा कारण ये कि अगर कोई गैर सेंट चेला बन गया तो वो आगे चलकर सेक्ट की गद्दी के लिए बगावत कर सकता है। लेकिन आज सेक्ट मास्टर इस लड़के के लिए अपना ही बनाया कानून तोड़ने को तैयार था। ये देखकर यू शियाओ ने सेक्ट मास्टर को ऐसी खूंखार नजरों से घूरा कि बेचारे सेक्ट मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी गलती समझ गया और उसने यू शियाओ से नजरें चुरा लीं। तभी शंगवान कुन ने माहौल को संभालते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे सेंट और सेंटेस क्या सोचेंगे? उनका क्या सम्मान रह जाएगा? जब सब लोग सेक्ट मास्टर को समझाने में लगे थे, तभी सेक्ट मास्टर पांग तियान यांग ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबके तोते उड़ा दिए। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम सबको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं शीची को अपना चेला बनाऊंगा, मैं सेक्ट मास्टर की ये गद्दी और सारी पावर्स सीनियर सिस्टर यूशियाओ को सौंप दूंगा। ये सुनते ही वहां फिर से सन्नाटा पसर गया। यूशियाओ ने एक तीखी और मजेदार मुस्कान के साथ सेक्ट मास्टर की तरफ देखा और बोली, सेक्ट मास्टर पांग, क्या आप यहां एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सुनकर बाकी एल्डर्स का दिमाग चकरा गया कि सीनियर सिस्टर क्या कहना चाहती हैं। इधर सेक्ट मास्टर पांग के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूशियाओ उसके दिमाग की चाल को एक सेकंड में पकड़ लेगी। दरअसल सालों पहले जब ये दोनों सेंट और सेंटेस थे, तब इन दोनों के बीच सेक्ट मास्टर की गद्दी के लिए तगड़ा कंपटीशन था। लेकिन यूशियाओ ने खुद गद्दी ठुकरा दी थी, जिसके बाद पांग को ये कुर्सी मिली। अब पांग पिछले 1300 सालों से इस कुर्सी पर बैठा बैठा थक चुका था। राजकाज के चक्कर में उसका कल्टीवेशन भी रुक गया था। वो तो बस इस शीची को बहाना बनाकर इस मनहूस कुर्सी से पीछा छुड़ाना चाहता था।
पर सीनियर सिस्टर की चील जैसी निगाहों से उसका ये छोटा सा प्लान छिप नहीं सका। बाकी एल्डर्स तो अभी भी सदमे में थे, पर वहां खड़े डिसाइपल्स को लगा, भाई साहब, सेक्ट मास्टर इस लड़के को अपना चेला बनाने के लिए अपनी इतनी बड़ी गद्दी तक छोड़ने को तैयार हैं। जब ये बात आउटर सेक्ट तक पहुंची, तो अफवाहों ने ऐसा रूप लिया कि बात कुछ की कुछ बन गई। आउटर सेक्ट के डीकन्स ने अफवाहें रोकने की कोशिश तो की, पर उनके मन में भी चोर था कि क्या सेक्ट मास्टर ने सच में शीची के लिए इस्तीफा दिया है। खैर, सबने अपनी नजरें फिर से नीचे स्क्रीन पर टिका दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सायोनारा।